नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। ये हमारे नाटक की आखिरी क्लास होगी यूनिट 8 के अंतर्गत, जिसमें हम ध्रुव स्वामिनी को डिस्कस करने वाले हैं। ध्रुव स्वामिनी जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी के आपके 3 नाटक लगाए गए हैं, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त आप ऑलरेडी देख चुके हैं। आज ये आखिरी नाटक होगा, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ध्रुव स्वामिनी। नाटककारों में जब हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की, तो ऐतिहासिक नाटककार के रूप में भी जाने जाते हैं। और ध्रुव स्वामिनी जो है, इसको कहा जाता है कि इतिहास का एक पात्र, यानी ये भी क्या है, ऐतिहासिक नाटक है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नाटक, इसमें कुछ संस्कृति को भी दिखाया गया है। तो किस श्रेणी में आता है? ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नाटकों की श्रेणी में आता है। इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें, कब इसका प्रकाशन किया गया था, तो 1933 ईस्वी में इस नाटक का प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन वर्ष आपको हर नाटक का याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें इसके अंदर कुल अंक कितने हैं, तो कुल अंक हैं 3, यानी 3 अंकों में विभक्त है ये नाटक। और चूंकि जयशंकर प्रसाद जी की बात कर रहे हैं, तो इनके नाटकों की विशेषताओं में शामिल है मुख्य रूप से गीत। तो गीत कितने हैं? कुल गीत जो हैं वो है 4, यानी इस 3 अंक के नाटक में 4 गीतों को भी शामिल किया गया है। चलिए थोड़ा सा और आगे बात करें, तो इनके जो नाटक लिखे गए हैं उन नाटकों में देखें, तो ये जो नाटक है इनका आखिरी नाटक है, यानी नाटक की श्रेणी में जो भी लेखन कार्य किया गया है उसमें ये अंतिम नाटक माना जाता है। बहुत बड़ा नहीं है, बाकी नाटकों की तुलना में जो पात्रों की संख्या है, विस्तार है, उसकी तुलना में देखेंगे तो छोटा नाटक है ये। और आधारित किस पर है, तो विशाख दत्त जी का एक ग्रंथ है देवी चंद्रगुप्त। ये देवी चंद्रगुप्त को आधार बनाकर लिखा गया है, ऐसा जयशंकर प्रसाद जी ने स्वयं लिखा है। तो अच्छा, जब हम देवी चंद्रगुप्त की बात करेंगे, इतिहास में क्या मिलता है? देवी स्वामी, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है थोड़ा सा, हालांकि इतिहास का पार्ट है वो। कथा इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक है। सवाल बन जाए किस काल से संबंधित है, तो ये वो टाइम पीरियड था जब गुप्त काल चल रहा था, यानी गुप्त वंश का शासन था। नाटक में मुख्य रूप से क्या दिखाया गया है, या आप कह सकते हैं नाटक का उद्देश्य क्या था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कहते हैं नाटकों में इस तरह की समस्याओं को नहीं उठाया जाता था, लेकिन यहाँ पर प्रसाद जी ने काम किया विवाह विच्छेद, यानी एक बार आपका विवाह हो गया तो आप किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं हो सकते, ऐसा माना जाता था। लेकिन यहाँ पर इस चीज को दिखाया गया है, विवाह विच्छेद की जो समस्या है उसको किस तरह से निस्तारण किया जा सकता है। स्त्रियों का पुनर्विवाह भी हो सकता है, इस समस्या को जो पहले नहीं होता था पुनर्विवाह, उसको उठाया गया है। और मुख्य रूप से नारी स्वतंत्रता की समस्या को उठाया गया है। तो विधवा जो पुनर्विवाह है, विवाह विच्छेद है, और नारियों की स्वतंत्रता को लेकर मुख्य रूप से ये नाटक हमारे सामने उपस्थित होता है। नाटक में शोषण के प्रति नारी का विद्रोह चित्रित किया गया है। जो नाटक की नायिका है वो एक विद्रोही प्रवृत्ति की है। विद्रोही ऐसा नहीं कि समाज से हर संदर्भ में विद्रोह कर रही है, खासकर उस समय जब स्त्री की जो स्वतंत्रता है, उसकी अस्मिता है, उसको लेकर जब बात आती है विरोध की, तो अपना पूरा विरोध दर्ज कराती है ध्रुव स्वामिनी। तो ये पूरा नाटक जो है खासकर महिलाओं के ऊपर, या उनकी स्वतंत्रता को लेकर, उनकी आज़ादी को लेकर, उनकी अस्मिता को लेकर लिखा गया है। नाटक के पात्र की बात करें, पात्र को बहुत ध्यान से समझिएगा। पात्रों की विशेषता के साथ साथ आपको कथानक भी समझ में आ जाएगा, तो बहुत ध्यान से नाटक के पात्रों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बाद में कोई दिक्कत आ जाए, समझ ना आए तो बता दीजिएगा। बात करते हैं ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी कौन है? एक तो आपको याद रखना है मुख्य पात्र है, या आप जो मुख्य पात्र है उनको नायिका के रूप में भी जानते हैं। यानी नाटक की नायिका कौन है? ध्रुव स्वामिनी, जिसके नाम पर यह नाटक लिखा गया है। ये रामगुप्त की पत्नी है। मुझे लगता है आपको पहले कथानक देख लेना चाहिए, उसके बाद पात्रों पर आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि इसका किसके साथ संबंध है। चलिए थोड़ा सा हम कथानक को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद पात्रों की बात करेंगे, ताकि आप रिलेशन जब हम बात करें तो समझ पाए। कथानक की बात करें तो आपने एक शासक का नाम सुना होगा इतिहास के अंदर, जिसको कहते हैं समुद्रगुप्त। ये जो समुद्रगुप्त है, इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। कौन है? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश चल रहा है।
समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था? भारत का नेपोलियन। ठीक। अब ये जो समुद्रगुप्त है ना, इसके दो पुत्र हुए, एक तो रामगुप्त और दूसरा पुत्र कौन है? चंद्रगुप्त। अच्छा, इस पर भी बड़ा आलोचक डिबेट करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने 2 नाटकों में चंद्रगुप्त को नायक बनाया है, इससे पहले जो आपने पढ़ा, और यहाँ हम चंद्रगुप्त की बात कर रहे हैं। तो 2 ऐसे पात्र हैं जो मुख्य रूप से 2 नाटकों के अंदर पात्र लिए गए। रामगुप्त जो है ये इनका बड़ा बेटा है, ठीक, बड़ा बेटा। चंद्रगुप्त जो है ये छोटा बेटा है। अब जो रामगुप्त है ना, बड़ा विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, विलासी है, बड़ा षड्यंत्रकारी है, आप कह सकते हैं। मतलब एक राजकुमार के अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। सारा दिन बस आमोद प्रमोद में व्याप्त रहता है। लेकिन चंद्रगुप्त जो है ये आप कह सकते हैं एक तो इस कहानी का नायक भी है, और इसके अंदर वो सारी जो विशेषताएं हो सकती हैं, चाहे वो साहसी हो, वीर हो, कर्मनिष्ठ हो, है ना, ये एक अच्छा राजकुमार है, साहसी है, वीर है, कर्तव्यनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ आप कह सकते हैं। अब जो समुद्रगुप्त है वो चाहते हैं कि शासक जो है कौन बन जाए? चंद्रगुप्त बन जाए, क्योंकि सारी विशेषताएं उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन ये अपने मंत्री के साथ मिलकर, जो है कौन? शिखर स्वामी, एक इसका मंत्री है शिखर स्वामी, इसके साथ मिलकर षड्यंत्र करता है और समुद्रगुप्त के निधन के बाद ये शासन हथिया लेता है और जबरदस्ती उस पर अपना कब्जा कर लेता है। अब राजा कौन बन गया? रामगुप्त जो है वो राजा बन गया। समुद्रगुप्त चूंकि बहुत महान, कहते हैं बड़ा पराक्रमी शासक हुआ करता था, कभी हारता नहीं था। हूण और शक जो आपने नाम सुने होंगे, आक्रमण होते थे, उनमें कहते हैं कि बहुत से हूणों और शकों को इन्होंने पराजित किया था। तो ऐसे एक अभियान पर निकले थे और एक राजा जो इनसे परास्त हो जाते हैं वो अपनी पुत्री इनको दान दे देते हैं। दान दे देते हैं किसको? ध्रुव स्वामिनी को। अभी जो ध्रुव स्वामिनी है वो दान में मिल गई है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त लेने के लिए भेजते हैं चंद्रगुप्त को कि इनको वहां से लिवाना है। रास्ते में, मतलब इतिहास में आता है कि आते हुए, जाहिर सी बात है 2 लोग साथ में चल रहे हैं, लंबा रास्ता है, तो दोनों के बीच में एक आकर्षण हो जाता है। अब ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त के बीच में क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। लेकिन जब रामगुप्त राजा बनता है तो वो जो ध्रुव स्वामिनी है इससे कर लेता है विवाह। रामगुप्त का विवाह किससे हो जाता है? ध्रुव स्वामिनी से हो जाता है। तो अब यहाँ पर इसकी पत्नी कौन है? ध्रुव स्वामिनी, ये ध्यान रखें। ध्रुव स्वामिनी जो है वो पत्नी है किसकी? रामगुप्त की। लेकिन प्रेम किससे है? चंद्रगुप्त से है। शादी के बाद जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने कहा सांस्कृतिक भी है, तो दिखाया गया नाटक में कि शादी के बाद पूरी तरह से अपने पति के प्रति समर्पित है। लेकिन इसमें ट्विस्ट आता है जब जो रामगुप्त है उस पर आक्रमण कर देता है कौन? एक शकराज, यानी शकों के राजा हैं। यहाँ पर आक्रमण हो जाता है शकराज का, ठीक है। शकराज का आक्रमण हो जाता है, इनके शिविर को घेर लिया जाता है। अब यहाँ से संधि प्रस्ताव आता है शकराज के द्वारा। शकराज कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम्हें, तुम्हारी सेना को, सबको छोड़ दूंगा, जाने दूंगा। बदले में मुझे कौन चाहिए? ध्रुव स्वामिनी चाहिए, अपनी पत्नी को मुझे दे दो। यहाँ पर शकराज की एक प्रेमिका है जिसका नाम है कोमा। ये कोमा जो प्रेमिका है प्रेम करती है किससे? शकराज से। वो इस चीज का विरोध करती है। क्या एक राजा के लिए जरूरी है कि किसी औरत के साथ ऐसा करे? तो मतलब पूरा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये नहीं मानता है। अब सारी बात डिपेंड होती है रामगुप्त पर। रामगुप्त क्या निर्णय करने वाला है? क्या वो अपनी पत्नी को भेज देगा? तो इतना धूर्त, इतना मकार, इतना कायर ये व्यक्ति है कि अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को भेजने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके बदले उसको संधि प्रस्ताव जो है मान लेना है। अब ध्रुव स्वामिनी, यहाँ से जब हमने कहा नारी विद्रोह दिखाया गया, ध्रुव स्वामिनी इसका विद्रोह करती है, विरोध करती है कि मैंने तुमसे विवाह किया है, तुमने वचन लिया है मेरी रक्षा का, तो कैसे ऐसे कर सकते हो? लेकिन वो नहीं मानता। ध्रुव स्वामिनी फिर आत्महत्या करने की कोशिश करती है, और जो चंद्रगुप्त है, ये चंद्रगुप्त आकर ध्रुव स्वामिनी को बचाता है और स्वयं ध्रुव स्वामिनी का रूप धारण करके, साथ में इनकी डिमांड थी कि जो उनके सामंत हैं उनके लिए भी महिलाओं को भेजा जाए।
तो अपने सैनिकों को सजाकर स्वयं चंद्रगुप्त जो है ध्रुव स्वामिनी बनकर, ध्रुव स्वामिनी भी साथ में जाती है और यहाँ शकराज से युद्ध होता है और इसका जो है इसको मार दिया जाता है, इसकी हत्या हो जाती है। अब चंद्रगुप्त जब ध्रुव स्वामिनी को लेकर वापस आता है तो ध्रुव स्वामिनी को देखकर जिसका पति है रामगुप्त इस पर फिर से अपना अधिकार जताने की कोशिश करता है कि तुम मेरी पत्नी हो, तब ये इसका भी विरोध करती है और जो रामगुप्त है वो चंद्रगुप्त पर हमला कर देता है। उसका एक सामंत उसके द्वारा फिर रामगुप्त मारा जाता है और अंत में चंद्रगुप्त का विवाह हो जाता है ध्रुव स्वामिनी के साथ। यहाँ पर रामगुप्त से जब ये विरोध करती है ध्रुव स्वामिनी तो ये भी कहती है कि जब शास्त्र विवाह की अनुमति देता है तो क्या विवाह विच्छेद की अनुमति नहीं देता। तो यहाँ पर एक पुरोहित आता है, ध्यान रखें, जो पुरोहित है कहते हैं बड़ा साहसी है और शास्त्र सम्मत बात करता है, तो पुरोहित के द्वारा विवाह विच्छेद नियम जो शास्त्र कहता है उसके हिसाब से करवा दिया जाता है और बाद में इन दोनों का विवाह हो जाता है। तो ये पूरी कहानी, इस कहानी में इनकी एक बहन भी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, जिसका नाम है मंदाकिनी। समुद्रगुप्त की एक बेटी भी है मंदाकिनी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहानी यही चल रही है, देश प्रेम की भी बात है। मंदाकिनी जो है काल्पनिक पात्र कहते हैं लेकिन उसके हृदय में देश प्रेम जो है कूट कूट कर भरा हुआ है। तो ये पूरी कहानी आपको सिनेरियो समझ आया होगा। अब थोड़ा सा आप पात्रों पर आएंगे तो समझ पाएंगे। अब ध्रुव स्वामिनी कौन है? नायिका है, रामगुप्त की पत्नी है और ये प्रेमिका है किसकी? चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, चंद्रगुप्त की प्रेमिका। और नायिका है, विद्रोह की भावना भरी हुई है। जब मौका मिलता है पति के द्वारा अस्मिता पर आ जाती है उसके, तो यहाँ पर विद्रोह करती है। रामगुप्त कौन है? तो चंद्रगुप्त का ये बड़ा भाई है, ये चंद्रगुप्त का भाई और ध्रुव स्वामिनी का पति। और अभी ये शासन कर रहा है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर एक बात ये भी याद रख लेनी, बहुत ही मतलब विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, बहुत ही विलासी प्रवृत्ति है इसकी। और ये है शासक। तो हर पात्र की क्या क्या चीजें हैं वो याद रखेंगे। चंद्रगुप्त की बात करें तो ये रामगुप्त का भाई है, जाहिर सी बात है, ये ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता है। और बहुत ही वीर है, साहसी है ना। एक नायक की सभी विशेषताएं इसके अंदर मौजूद है। अंत में जाकर विवाह भी हो जाता है। मंदाकिनी की बात करें तो चंद्रगुप्त की ये बहन है, समुद्रगुप्त की पुत्री थी चंद्रगुप्त की बहन। और ये कहते हैं काल्पनिक पात्र है, इतिहास में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो लोग कहते हैं कि ये कल्पना के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने इस पात्र का जो है पात्र की कल्पना की है। और देश प्रेमी है, ध्यान रखें, देश प्रेमी है, अब उसको अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम है। शिखर स्वामी जो है ये बड़ा धूर्त किस्म का व्यक्ति है, ये रामगुप्त का अमात्य है। इसी के साथ मिलकर पिता की मौत के बाद जो शासन कायदे से योग्यता के हिसाब से चंद्रगुप्त को मिलना चाहिए था, इसने हड़प लिया। ये कहते हैं बड़ी धूर्त प्रवृत्ति का व्यक्ति है, धूर्तता का प्रतीक माना गया है इसे। पुरोहित, बहुत साहसी और निडर पंडित है ये। रामगुप्त के सामने तर्कसम्मत रूप से विवाह विच्छेद की नीति बताता है। विच्छेद कराने वाला, यानी तलाक हो सकता है भाई, शादी के बाद क्यों नहीं हो सकता? अगर रिश्ता सही नहीं चल रहा है तो बिल्कुल तलाक लिया जा सकता है। शकराज कौन है? शकों का राजा है ये, शकों का राजा है। और इसका युद्ध होता है किसके साथ? रामगुप्त के साथ। और ये डिमांड करता है संधि के लिए, किसका किसकी डिमांड करता है? जो ध्रुव स्वामिनी है, संधि के लिए ध्रुव स्वामिनी को मांगता है। तो संधि के बदले आप कह सकते हैं तो आप साथ में कहानी भी समझ में आ रही होगी। खिंगल है एक, खिंगल जो है ये शकराज का संदेशवाहक है, संदेश लेकर जाता है संधि का, संदेशवाहक। ठीक। कोमा कौन है? ये शकराज की प्रेमिका है, शकराज की प्रेमिका। जब इसको पता चलता है कि शकराज ने संधि के लिए
ध्रुव स्वामिनी को मांगा है तो उसका विरोध करती है, क्योंकि प्रेम इसके हृदय में किसके प्रति है, सकराज के प्रति है, लेकिन ये उसके प्रेम को इग्नोर कर देता है। आगे संवाद में आप इसको देख पाएंगे। एक यहाँ पर मिहिर देव है। मिहिर देव जो है इनके पिताजी हैं, ठीक है, कोमा के पिताजी हैं, और ये भी विरोध करते हैं इनका सकराज का ध्रुव स्वामिनी को मांगे जाने का, ठीक है। तो इनके पिता का नाम क्या है, मिहिर देव, और ये सकराज के गुरु भी हैं, सकराज के गुरु हैं। इसके अलावा एक खडक धारणी भी है, ये दासी है, ध्यान रखिए, दासी, या आप कह सकते हैं कि गुप्तचर किसकी है, समुद्र जो रामगुप्त है, रामगुप्त ने इस खडक धारणी को लगा रखा है ध्रुव स्वामिनी के पीछे, ये जानने के लिए कि उसके मन के भाव क्या हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये प्रेम करती है चंद्रगुप्त से, तो उसके मनोभावों को जानने के लिए इन्होंने क्या लगा रखा है, गुप्तचर। ये रामगुप्त की गुप्तचर है, रामगुप्त की गुप्तचर है, ठीक है। सामंत कुमार, शक, सामंत, प्रतिहारी, प्रहरी, दास, ये कुछ ऐसे पात्र हैं जो हमें दिखाए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको ये पात्र याद रख लेने हैं। तो आपको पूरा कथानक भी मुझे लगता है समझ आ ही गया होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त में प्रेम है, लेकिन विवाह रामगुप्त से हो जाता है। रामगुप्त जो कि बहुत ही क्रूर और बहुत ही डरपोक टाइप का व्यक्ति है, जब शकराज उस पर आक्रमण करता है तो वो युद्ध करने की बजाय संधि प्रस्ताव को स्वीकार करता है, और संधि ये थी कि बदले में हम युद्ध नहीं करेंगे, उसके बदले में आपको भेजना पड़ेगा हमारे पास ध्रुव स्वामिनी को, जो कि उसकी पत्नी है। ध्रुव स्वामिनी ये सुनकर विरोध करती है, विद्रोह करती है, लेकिन वो नहीं मानता, उसका पति उसको भेजने के लिए तैयार हो जाता है। अब ध्रुव स्वामिनी आत्महत्या की कोशिश करती है, चंद्रगुप्त उसको बचाता है और खुद ध्रुव स्वामिनी बनकर शकराज पर आक्रमण करता है। शकराज की मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद जो कोमा है वो उससे उसका शरीर मांगती है, ध्यान रखें, मृत शरीर की डिमांड ध्रुव स्वामिनी से करती है कि जो शकराज है उनका मृत शरीर मुझे वापस कर दिया जाए। और उसके बाद जो रामगुप्त है वो वापस से अपनी पत्नी पर अपना अधिकार जताने की कोशिश करता है। बीच में जो पुरोहित है वो आता है और कहता है कि तर्क में ये नियम है, तर्क शास्त्र ये कहता है कि अगर विवाह में कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो विवाह विच्छेद हो सकता है, और एक बार तुमने अपनी पत्नी को किसी को दे दिया दान में तो तुम अधिकार खो चुके हो उसके पति कहलाने का। तो ये सारे तर्क देने के बाद दोनों का विवाह विच्छेद हो जाता है और अंत में दोनों की शादी हो जाती है, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी की। तो आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़िए, कुछ कथानक देखेंगे। कथानक तो आपने समझ लिया है, हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं कुछ कथन जो दिए गए हैं। कहा गया कि मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वो मेरे साथ नहीं चलेगा। आपको समझ आ रहा होगा किसका कथन है ये है ध्रुव स्वामिनी का कथन। अपने पति से कहती है, जब ये उसको पता चलता है कि उसका पति उसको भेज देगा, उसको लग रहा था कि शायद कुछ तो इसके अंदर वीरता होगी, कुछ तो आत्मसम्मान बचा होगा, अपनी पत्नी की रक्षा करेगा, लेकिन जब वो नहीं करता है, उसको भेजने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, तब कहती है कि स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है पुरुषों ने। कहती है मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं, मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पर्ण लगा सके। यानी क्या नारी का इतना भी अस्तित्व नहीं है कि जो उसको अपनी संपत्ति समझ रहा है वो पति जरूरत पड़ने पर अपने प्राण उस पर दे सके, न्यौछावर कर सके। ये भी ध्रुव स्वामिनी का कथन है। आगे कहा गया है निर्लज्ज, मद्यप, क्लीव। ये क्लीव शब्द ध्यान रखेंगे, क्लीव शब्द होता है अगर ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है जो अपनी स्त्री को किसी और को समर्पित कर दे। समर्पित करने का मतलब है कि आप सौंप देते हैं, यानी अपना अधिकार उस पर से हटाकर आप किसी और के लिए उसको छोड़ देते हैं, तो उसको क्लीव। और ऐसे खुशी से नहीं, डरवश या किसी और कारण से आप ना चाहते हुए भी आपकी पत्नी के जबरदस्ती आप किसी और के हवाले कर दे, तो क्लीव शब्द का प्रयोग किया गया है। कहते हैं निर्लज्ज, मद्यप, क्लीव। ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी, मैं उपहार में देने की वस्तु नहीं हूं। वो कहता है तुम्हारे पिताजी ने उपहार में दिया था और ये उपहार मैं सकराज को दे रहा हूं। तब वो कहती है मैं उपहार में देने की वस्तु नहीं, शीतल मणि नहीं है, शीतल मणि नहीं हूं, मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है, उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूंगी।
इंपॉर्टेंट कथन है ध्रुव स्वामिनी का। वो कहती है मैं स्वयं अपनी रक्षा कर लूंगी, अपने पति से कहती है। उषा जी, आप फोन करके बात कर ले, ठीक है, वैलिडिटी बढ़ाने के लिए आप एक बार बात करें। मुझे लगता है कुछ चेंजेस हुए थे, अपडेट हो गया था बीच में जो आपका ऐप है, शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अपडेट जो हम कर पाते थे अब नहीं कर पा रहे हैं, बट फिर भी आप एक बार बात करके देख लेना। कहते हैं जो स्त्री किसी दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता है होगा। वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी, वो स्त्री ना जाने कब चोट कर बैठे, भीतर भीतर न जाने कितने कुचक्र घूमने लगेंगे। ये जो रामगुप्त है वो बड़ा संदेही किस्म का व्यक्ति है, संदेह करता है। तो ये कहता है किससे, ध्रुव स्वामिनी से, कि तुम्हारे हृदय में प्रेम है चंद्रगुप्त के प्रति, तो कहीं ऐसा तो नहीं तुम सब मिलकर कुचक्र रच रहे हो, संदेह की स्थिति में। क्या एक राजा का प्रतिशोध एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? ये कोमा जब समझाती है शकराज को कि मत ऐसा करिए, एक स्त्री का सम्मान उसके लिए बहुत बड़ी चीज होती है, तब वो कहती है कि क्या राजा का प्रतिशोध बिना नारी को कुचले नहीं हो सकता? कोमा कहती है शकराज से। कथन है मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। किसका है? तो जो उसकी बहन है, उसकी बहन जो है, ठीक है, याद रखेंगे बहन का नाम क्या होता है, मंदाकिनी। ये मंदाकिनी का कथन है। एक कथन है जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। ये चंद्रगुप्त कहता है जब जो स्वामिनी है वो आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो जाती है, उस समय चंद्रगुप्त ये कथन बोलता है। आगे कुछ और कथन देखिएगा। यौन तेरी चंचल छाया, ये गीत है। ये गीत कौन गा रहा है? तो कोमा जो है ये गीत गाती है। यहाँ पर 4 गीत है, चारों गीतों को देखेंगे कौन गा रहा है। मुख्य रूप से ये गीत जो है महत्वपूर्ण भी है, कोमा के द्वारा गाया गया है। छल का बहिरंग सुंदर होता है, यानी छल का बाहरी रंग जो है वो सुंदर होता है। ये मिहिर देव का कथन है। इसके अलावा प्रेम का नाम ना लो, वो पीड़ा थी जो छूट गई, यानी प्रेम एक पीड़ा थी, छूट गई है। ये बड़ा दर्द भरा कथन है, ध्यान रखें। किसका है? कोमा, ठीक है। कोमा कहती है किससे? शकराज से, कि प्रेम था, देखो भाई जब ऐसी हरकत करेंगे तो प्रेम कहाँ ही रहेगा, है ना। कहते हैं सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूं। ये कथन किसका है? चलिए, ये किसका है? शकराज का है। शकराज, यानी जो वो करने जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, इस तर्क में, उसके तर्क में उत्तर देता है। किंतु राजनीति का प्रतिशोध एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। ये कथन आप देख चुके हैं, कोमा का मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ ना धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। ये किसका कथन है? मिहिर देव का है। मिहिर देव समझाने की कोशिश करता है इसको, शकराज को, है ना, लेकिन कोई बात समझ आती कहाँ है। आगे बढ़ेगा। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दस्यु वृत्ति ने उसे लूटा है। ये मार्मिक कथन किसका हो सकता है? मंदाकिनी का कथन है। इंसान को पैदा करके ईश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर आकर, यानी धरती पर आने के बाद उसको दास, एक तरह से दास बनाकर रखा लोगों ने। तो ये उस पर बात कही गई है। विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। यह भी महत्वपूर्ण कथन है। किसका है? चंद्रगुप्त का है। इसके अलावा कथन है जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके? ये मंदाकिनी का कथन है।
तो ये कहानी के पात्र, प्रमुख कथन। अब थोड़ा सा हम गीतों की तरफ चलते हैं। 4 मैंने कहा गीत है। गीत का टाइटल एक बार देख लें, शुरुआत का जो 1-2 लाइन है। टोटल कितने गीत हैं? 4 गीत शामिल किए गए हैं, ये याद रखना है। पहला जो गीत है वो मंदाकिनी प्रथम दृश्य में गाती है, प्रथम अंक में गाती है। कहते ये कसक और आंसू सहजा, कहती है कसक अरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने अपनी नीरव गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलाता बह जा, ये कसक अरे आंसू कह जा। दूसरा गीत भी मंदाकिनी का है, ये भी प्रथम अंक में है। कहती है पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले। तो ये शुरुआत की लाइनें आपको याद रख लेनी है, किसके द्वारा गाया गया है। तीसरा जो गीत है वो भी महत्वपूर्ण है। 4 ही गीत है, एक पंक्ति याद रख लेंगे। यौवन तेरी चंचल छाया, कोमा का गीत है ये, द्वितीय अंक में है ये। यौवन तेरी चंचल छाया, इस पे बैठे घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया। तो यौवन यानी युवावस्था के संदर्भ में ये गीत है। इसके अलावा तीसरा जो गीत है, चौथा गीत है नर्तकियों का है, ये भी दूसरे अंक में है। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलख घुंघराली है, लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। तो ये नर्तकियों के द्वारा गाया गया गीत है। 4 गीत कुल इस नाटक के अंदर शामिल किए गए हैं। पीडीएफ में 4 गीत है, एक बार गीत को पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको यहाँ पर भाव वगैरह नहीं देखना है। यहाँ से जो सवाल बनेगा, इस पंक्ति को किस नाटक से लिया गया है, इतना याद रखिए, किसके द्वारा गाया गया है। तो फिलहाल ये नाटक का जो पार्ट है वो आपका खत्म होता है। आज यूनिट 8 हमारा समाप्त हुआ। पीडीएफ शाम तक लगा दी जाएगी। तो जो पीडीएफ नहीं है और भी निबंध वगैरह जो टॉपिक है उसमें शायद नहीं है, आपने मैसेज किया था कुछ लोगों ने, तो उसको भी लगा दिया जाएगा। ठीक, 1 बजे क्लास और रखी है। मीरा का 3rd पार्ट, उनके पदों की व्याख्या देख रहे थे, तो एक बार और ज्वाइन कर लीजिएगा। एक क्लास और कर लेंगे, थोड़ी सी क्लास कम हो जाएगी।